तो चलिए आज एथर एनर्जी के आईपीओ पर बात करते हैं। जी 2981 करोड़ का इशू है, काफी चर्चा में रहा। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसकी डिटेल्स मतलब मौजूदा स्थिति और आगे क्या हो सकता है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो ये आईपीओ 28 से 30 अप्रैल तक खुला था, है ना? जी बिल्कुल। और प्राइस बैंड था 304 से 321 रुपए प्रति शेयर। अच्छा। और लॉट साइज 46 शेयरों का था। मतलब एक लॉट के लिए आप कह सकते हैं करीब 14,766 रुपए का निवेश। ओके। और आज मतलब 2 मई को अलॉटमेंट स्टेटस भी पता चल जाएगा। हाँ जी, निवेशक इसे लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर या फिर बीएसई पर चेक कर सकते हैं। ठीक है। और शेयर क्रेडिट होंगे 5 मई को और लिस्टिंग फिर 6 मई को। जी बिल्कुल, लिस्टिंग 6 मई को एनएससी और बीएसई दोनों पर होगी। ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन कैसा रहा, मतलब निवेशकों का रिस्पॉन्स? देखिए, कुल मिलाकर इशू 1.43 गुना सब्सक्राइब हुआ। 1.43 गुना। हाँ, इसमें रिटेल का हिस्सा करीब 1.45 गुना रहा और क्यूआईबीज मतलब जो बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं उनका हिस्सा 1.3 गुना। ये आंकड़े मतलब ठीक ठाक है, पर जैसे ओला इलेक्ट्रिक के समय जो एक क्रेज था वैसा तो नहीं लगा शायद। हाँ, वो बात तो है। थोड़ा ठंडा रिस्पांस कह सकते हैं ओला की तुलना में। शायद वैल्यूएशन को लेकर निवेशक थोड़े ज्यादा सतर्क थे इस बार। हो सकता है। और इसका कुछ अंदाजा ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी से भी लग रहा है, वो कैसा चल रहा है? हाँ, जीएमपी तो लगभग फ्लैट ही है, मतलब कोई खास प्रीमियम नहीं दिख रहा। ओहो। तो लिस्टिंग पर बहुत बड़े उछाल की उम्मीद शायद कम ही रखनी चाहिए, पर हाँ, देखना होगा आगे क्या होता है। सही है। अच्छा, वैल्यूएशन पर आते हैं। करीब 6 गुना ईवी सेल्स पर वैल्यू किया गया है एथर को। इसे बाजार कैसे देख रहा है? देखिए, 6 गुना ईवी सेल्स को थोड़ा सतर्क ही माना जा रहा है। अच्छा। खासकर वो ओला इलेक्ट्रिक वाला अनुभव शायद लोगों के मन में है। वो 150 रुपए पे लिस्ट होकर फिर 50 रुपए तक गिर गया था। हाँ, वो तो था। अच्छा, एथर के अपनी परफॉर्मेंस देखें तो वित्त वर्ष 24 में कितने स्कूटर बेचे उन्होंने? वित्त वर्ष 24 में उन्होंने 1,08,889 स्कूटर्स बेचे थे और अभी जो वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही गई उसमें मार्केट शेयर 11.9% तक पहुंच गया था। 11.9%। और लक्ष्य क्या है उनका? लक्ष्य तो 15% मार्केट शेयर का रखा है उन्होंने, और इसमें हीरो मोटोकॉर्प की जो 40% हिस्सेदारी है उससे प्रोडक्शन और आरएनडी में काफी मदद मिल सकती है। हाँ, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन सामने कंपटीशन भी तो तगड़ा है। ओला है, टीवीएस iQube है, बजाज चेतक भी है। बिल्कुल, कंपटीशन बहुत है। ओला का मार्केट शेयर तो करीब 35% है। बाप रे। हाँ, टीवीएस iQube भी करीब 20% पर है और बजाज चेतक भी जोर लगा रहा है। तो एथर जो प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत मानी जाती है, उसके लिए ये पैन इंडिया लेवल पर अपनी पहुंच और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब प्रीमियम इमेज बनाए रखते हुए मास मार्केट तक पहुंचना ये आसान नहीं होता। तो निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बताइए क्या जरूरी बातें हैं निवेशकों के लिए? देखिए, पहली बात तो यही कि इस वैल्यूएशन की तुलना सेक्टर की दूसरी कंपनियों से करें। ठीक है। दूसरा, लिस्टिंग से पहले जीएमपी का ट्रेंड क्या कहता है उस पर नजर रखें। तीसरा, एंकर निवेशकों का जो लॉक इन पीरियड है वो समझना जरूरी है। हाँ, वो कब तक है? 50% शेयर 2 जून तक लॉक्ड हैं और बाकी के 50% शेयर 2 अगस्त तक। अच्छा, तो इसका मतलब शुरुआत में सप्लाई कम रहेगी मार्केट में? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में बिकने के लिए कम शेयर होंगे तो उससे कीमत में उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है, लिक्विडिटी थोड़ी कम रह सकती है। और इसीलिए शायद स्टॉप लॉस की रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है, मतलब एक तय लेवल पर नुकसान काटकर निकल जाना। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआती दिनों में वॉल्यूम कम रह सकता है तो स्टॉप लॉस रखना समझदारी होगी। और साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखने होंगे। 9 महीने में FY25 के 578 करोड़ रुपए का घाटा था। आरएनडी पर भी काफी खर्च हो रहा है। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। तो जोखिम प्रबंधन मतलब रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लिस्टिंग उम्मीद के मुताबिक न हो तो शायद 5-7% गिरावट पर स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोच सकते हैं। ओके। लेकिन हाँ, कम लिक्विडिटी और लॉक इन के असर को ध्यान में रखना होगा। और सबसे जरूरी, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। सही कहा। अच्छा, अब लिस्टिंग के बाद की बात करते हैं। अगर किसी को शेयर मिल जाते हैं तो क्या रणनीति हो सकती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर शेयर मान लीजिए 350 रुपए के ऊपर खुलता है तो कुछ लोग शायद प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या एथर भारत की ईवी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन पाएगी? क्या ये लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी?
और जो लोग लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं उन्हें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? उन्हें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को ट्रैक करना होगा, जैसे महाराष्ट्र प्लांट का एक्सपेंशन कैसा चल रहा है, हाँ, उनका जो नया फैमिली स्कूटर आया है रीस्टा, वो मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है, उनका चार्जिंग नेटवर्क कितना बढ़ता है, राइट। क्या कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाती है, और सबसे जरूरी, क्या वो मुनाफे में आ पाती है। यही सब लॉन्ग टर्म निवेश का आधार बनेगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो मुख्य तारीखें ध्यान में रखनी है। अलॉटमेंट आज 2 मई को, क्रेडिट 5 मई को, लिस्टिंग 6 मई, प्राइस बैंड 304 से 321, लॉट साइज 46 शेयर। जी, और लिस्टिंग के बाद का फैसला जीएमपी, कंपनी के फंडामेंटल्स और अपनी खुद की रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करेगा। हाँ, और वैल्यूएशन पर नजर रखना और रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है ताकि वो ओला जैसा कोई बबल ना बने। एकदम सही। ड्यू डिलिजेंस यानी अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। एथर एनर्जी के सामने ये जो दोहरी चुनौती है, एक तरफ अपनी प्रीमियम पहचान बनाए रखना और दूसरी तरफ बढ़ती कंपटीशन और कॉस्ट प्रेशर के बीच बड़े भारतीय बाजार में पैठ बनाना और मुनाफे में आना, ये कितनी बड़ी साबित होगी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ईवी का भविष्य तो उज्जवल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस रेस में हर खिलाड़ी के लिए अपनी राह बनाना वो एक अलग ही संघर्ष है। सही कहा। देखना होगा एथर ये सफर कैसे तय करती है।